जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं साइंस की, ठीक है ना। जो कि आपका डेडिकेटेड है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या फिर डी ट्रिपल एस बी या बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह जो सीरीज है हर एक एग्ज़ाम के लिए सेम रूप से कारगर होगी, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने अपना 9 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 10वां लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का, जिसमें अपना जो चैप्टर होगा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अभी तक के सारे चैप्टर हमने बहुत डिटेल में समझ लिए हैं। आज इसको भी हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटी चैप्टर क्लास, जैसा कि आपको पता है 6 से लेकर 10th तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा 9th क्लास में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ग्रेविटी के नाम से 9th क्लास में, बाकी थोड़ा रिलेट करके है 8th में है, फोर्स एंड प्रेशर के नाम से, एग्जैक्टली नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं यही सजेशन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और एनसीईआरटी सीरीज को डिटेल में समझिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को फोर्स यानी कि बल चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मैंने फोर्स आपको दो तरीके के पढ़ाए थे। एक बताया था कांटेक्ट फोर्स, एक बताया था नॉन कांटेक्ट, यानी कि एक स्पर्शी बल होता है, एक गैर स्पर्शी बल होता है। तो जो ग्रेविटी है ये गैर स्पर्शी का ही एक टाइप है, ठीक है ना। गैर स्पर्शी से मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी अप्लाई करने के लिए हमें उस किसी वस्तु को टच नहीं करना पड़ता है। तो ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी 9th क्लास के फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो छोटी छोटी थ्योरी है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी दो वस्तुएं होती हैं, अगर उनमें मास है तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। जैसे ये लैपटॉप है, लैपटॉप मुझे खींच रहा है, मैं लैपटॉप को खुद खींच रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो है क्या कहते हैं कि अभी आप कहेंगे कि खींच रहा है तो चिपक क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे और सारे कई कारक होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार छोटा छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक वस्तु जो द्रव्यमान यानी कि मास रखती है वह एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, तो आपको पता होना कि दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहे हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है कि यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपको ये याद नहीं रखना है, इसको बस समझना है कैसे। जो जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उस फोर्स का मान क्या होगा। जैसे मान लो आपके, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ए है, एक है आपके पास बी है। इस बड़े वाले का जो मास है कैपिटल एम है, छोटे वाले का मास है स्मॉल एम है, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी, अब ये भाई कितनी कितनी दूर पर पे दोनों बॉल रखे हुए वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ये डी डिस्टेंस या फिर आप मान लो आर डिस्टेंस पे, दो वस्तुएं आर डिस्टेंस पे, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तो आर से पढ़े होंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है बी को, तो बी वाला ए को भी खींच रहा होगा, तो इन कितने फोर्स से खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये याद रख लेना क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है जी एम, मतलब बड़ा वाला एम, इस वाले ऑब्जेक्ट का एम इंटू छोटे वाले का एम। तो ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम या M1 M2 भी माना जाता है। और बटे में इनके बीच की दूरी का वर्ग होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस या आर स्क्वायर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल करके आता है। यहाँ पे ये जो कैपिटल जी है, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला साफ साफ लिखा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। F इक्वल टू जी M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है ना। M1 पहली वस्तु का भार है, M2 दूसरी वस्तु का भार है। कई बार M1 को एज अर्थ ले लिया जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। जैसे हम लोग पृथ्वी पे अड़े हुए हैं, खींची हुई पृथ्वी हमें, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का भार बहुत अधिक है, उसके तुलना में हमारा भार बहुत नगण्य है। पृथ्वी का भार आपको पता होगा 6 गुणा 10 की घात लगभग 24 किलोग्राम होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है, ठीक है ना। तो अब ये कैपिटल जी जो होता है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। कई बार तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसका वैल्यू कितना होता है। तो जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है, ये होती है।
अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखो जब आप यूनिट निकालना चाहोगे तो ये जी का मान निकालोगे तो आर यहाँ पे गुणा हो जाएगा और m1 m2 नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो एफ का जो यूनिट होती है वो न्यूटन हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। तो ये मान आप अगर याद रख सकते हैं तो ये याद जरूर कर लीजिएगा। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार वो आपको इसके यूनिट में भी कंफ्यूज करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात हो गई तो जरा मुझे ये बताओ, तो जी जो है कहीं पे भी आपको लग रहा है ना तो वो मास पे डिपेंड करेगा, ना तो आपको वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ना ही चारों तरफ के इन्वायरमेंट पे। जब कोई भी चीज कांस्टेंट होता है ना तो वो फिक्स माना जाता है, वो किसी पे फिर डिपेंड नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल जी का मान डिपेंड करता है, दे देगा द्रव्यमानों पे, बीच की दूरी पे, ऐसे बहकाएगा। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहीं पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको बोल ही दिया गया है कि स्वतंत्र नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, ठीक है ना, कांस्टेंट है। इतनी बात समझ गए? चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एक चीज और, जो एफ है ये किस किस चीज पे निर्भर करता है? पहली बार तो जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए जो चीजें ऊपर आ रही हैं उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे ये मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। m2 m1 m2 कर लीजिए या m2 m1 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल से यही मीनिंग हुआ कि अगर किसी वस्तु का भार बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। भार का गुणनफल बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा होता है, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल जो है स्क्वायर के फॉर्म में घटता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? अगर आप दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं तो फोर्स घटेगा, अगर आप फोर्स दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, उल्टा जो है डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट वे में समझाते हुए आगे निकल चलेंगे। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण त्वरण को स्मॉल जी से पहली बात तो डिनोट किया जाता है। कैपिटल जी हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, स्मॉल जी होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, कितनी स्पीड से वेलोसिटी चेंज करके कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, इसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी होता है, इसका मान फिक्स होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, ये कैसे आया है आप लोग स्कूल टाइम में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। लेकिन जब आप क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको 9.8 ना लेकर के 10 लेकर के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सॉल्व किया जाता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, पृथ्वी हर वस्तु पर बल लगाती है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये आपको पता चल गया। अब उस बल की वजह, अच्छा सोचो, अगर मान लो ये पेन है, इस पे मैं कोई बल लगाऊंगा तो इसके स्थिति में परिवर्तन आएगा ना, ये आगे भागेगी पीछे। उसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे लगता है तो वो भी परिवर्तन ला देता है, ठीक है ना। तो जब वो परिवर्तन लाएगा तो कुछ ना कुछ त्वरण जनरेट होगा, उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं इस बल के कारण वस्तु में त्वरण होता है जिससे गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मान मैंने आपको बता ही दिया, पृथ्वी पर जी का मान जो होता है औसतन 9.8 लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जनरली 10 ले लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। सॉरी, आप लोग एक चीज देखे होंगे, फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी कि मुक्त गिरावट से क्या मतलब? फ्री फॉल का मतलब हो गया कि कोई वस्तु आप ऊपर से छोड़ो, उस पर कोई भी रजिस्ट ना लगे। रजिस्ट मतलब होता है विरोधी बल ना लगे, ठीक है ना। चाहे एयर का घर्षण ना लगे, कुछ और रस्सी का बल ना लगे, कुछ ना लगे, फ्री छोड़ दो। मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड से नीचे कोई अगर आ रही है, ठीक है ना, तो उसी को बोला जाता है क्या? फ्री फॉल बोला जाता है। देखिए, जब किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, केवल और केवल क्या? जी का मान काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, तो वह मुक्त गिरावट की स्थिति में होती है, यानी कि फ्री फॉल स्टेज कही जाती है उसको, ठीक है ना। कह रहे हैं फ्री फॉल में सभी वस्तुएं एक ही दिशा में गिरती हैं, भले ही उनका द्रव्यमान अलग अलग हो। चाहे मैं आपको देखो, जैसे एक पेन है, ये गिराऊं या एक कागज का टुकड़ा गिराऊं, दोनों ही नीचे की तरफ ही आती हैं, ठीक है ना।
चाहे इसका मास ज़्यादा है इसका कम है, लेकिन फ्री फॉल में सब समान तरीके से आती हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्री फॉल का टॉपिक क्लास 9th की एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया, ठीक है ना। फ्री फॉल का मतलब ये हो गया जो फ्रीली गिरे, जिसपे केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करे और कुछ ना काम करे, ठीक है ना। अच्छा, अब दो शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एक तो मास और एक वेट। वजन और भार क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं मास की, ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है, जैसे मेरा अगर द्रव्यमान पूछे और मेरा वेट पूछे तो दोनों अलग हो सकता है, ठीक है ना। जो द्रव्यमान होता है यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। जैसे पदार्थ की मात्रा से मतलब मेरी शरीर में छोटे छोटे अणु कितने हैं, उसकी मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है ना। यह सभी स्थानों पर समान रहता है। इधर देखो, जैसे मैंने आपको 1 किलोग्राम आलू भर के दे दिया, ठीक है ना, 1 किलोग्राम आलू भर के दे दिया, तो आपके मान लो उस थैले में 10 आलू मिले आपको, 10 पोटैटो आपको उस थैले में थे। तो ये जो 10 आए ना, ये इनका द्रव्यमान आ गया कि थैली के अंदर जो पार्टिकल है वो कितने हैं। तो ये फिक्स होगा, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में लेके चले जाओ, तो ये ऐसा थोड़ी है कि पैकेट में से 10 आलू में से 8 बच जाएगा, नहीं, ये चेंज नहीं होता है। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, आप परिवर्तनशील राशि है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान चांद पे लेके चले जाओ, मंगल पे लेके चले जाओ, कहीं पे भी लेके चले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। लेकिन उसी का एक सगा भाई है जिसको कि भार यानी कि वेट बोलते हैं। वेट क्या होता है, यह पृथ्वी हमें कितने बल से खींच रही है उसको बता रहा है, वस्तु के अंदर के मैटर्स को नहीं बता रहा है, मास को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि अर्थ हमें कैसे खींच रही है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है यह पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाई गई गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है, ठीक है ना। तो ये होता है वेट। तो मुझे बताओ इसका मतलब जो वेट हो गया आपका क्या हो गया, वेट हो गया, ये डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। यही तो हुआ ना कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जहां अधिक होगा वहां पे हमारा भार अधिक होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो गया तो हमारा भार भी कम हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका मतलब वेट जो है हमारा बराबर हो गया m/g के। मास और ग्रेविटी के गुणनफल को बोला जाता है वेट, ठीक है ना। लेकिन मास द्रव्यमान जो होता है उसमें ग्रेविटी नहीं आती है, नेचुरल तरीके से उसके अंदर जो अणु परमाणु या कण है उन्हीं को बोला जाता है, समझ गए। अब देखो कैसे ये परिवर्तित होता है उसका मैं बताऊं। अगर आप लोगों को पता होगा कि अर्थ के कंपैरिजन पे चांद पे जो कैपिटल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 भाग है, 1/6 है। जैसे मान लो अगर मेरा वजन धरती पे 60 kg है, कितना है 60 kg है, तो चांद पर जरूरी नहीं कि मैं 60 किलो का पाया जाऊंगा वहां पे, बल्कि 60/6 मतलब 10 केजी का हो जाऊंगा मैं। वर्तमान में मेरा वेट 60 केजी है, लेकिन मैं जब चांद पे जाऊंगा ना मैं कितने का हो जाऊंगा, 10 किलोग्राम ही पाया जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मेरे शरीर से मेरी कोई उंगली निकल गई, मतलब द्रव्यमान मेरा वही है, मास मेरा वही है, जो पृथ्वी के खींचने की प्रवृत्ति है वो घटी हुई है। तो इसका मतलब वेट चेंज हो जाता है, द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए कंटेंट हिंदी में ही है, और क्योंकि देखिए दोनों लैंग्वेज में लिखवाने में समझ लो पूरी स्क्रीन भर जाती है तो फिर समझाने में मजा नहीं आता, थोड़ा कंप्रोमाइज करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें बता दिया करूंगा, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण से पहली बात तो यह है कि चीजें अर्थ पे अड़ी हुई हैं, ये समझ सकते हैं। पृथ्वी गोल है, इसके पीछे भी यही रीजन है, यह पृथ्वी को गोल आकार बनाए रखने में भी मदद करता है। कौन, कैपिटल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्या है, यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ज्वार भाटे का कारण बनता है। आप लोग देखते होंगे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी जो है, चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वाटर को ऊपर खींचता है, लेकिन पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल वो फिर वापस खींच लेता है। तो ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है ना। आगे आने को जब पानी का लहर ऊपर उठती है तो ज्वार बोलते हैं, पीछे जाती है तो भाटा बोलते हैं, शायद यही तो है रियलिटी। तो ये होता है इसके पीछे का रीजन, ठीक है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे मदद करता है हमारी, यह ग्रहों
और सूर्य के बीच बल बनाए रखता है, ठीक है ना, जिससे वे अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब भाई पृथ्वी ये रहा, मान लीजिए आपका सन है, ठीक है ना, इसके सर्कल में ही तो आपको पता होगा ना कि अर्थ हो गया, सारी चीजें इस तरह से मूव करती हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो ये चीजें मैनेज होती हैं, है कि नहीं। चलो ये समझ गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, यहां तक हमने समझा दिया। अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, गुरुत्वीय संभावित या स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, ये रहा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको अगर हम समझ ले, कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, कितने उसमें मास है, और वहां पे जी का क्या मान है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी, वो क्या क्या होती है, वस्तु का मास कितना है, वो कितनी हाइट पे है, वो उस पर जी का मान कितना काम कर रहा है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका mgh होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने में जो ऊर्जा लगती है वह गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पर ये आपसे पूछता क्या है कि वस्तु का गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे भी निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पे भी निर्भर करती है, कितनी ऊंचाई पर है उस पे भी निर्भर करती है। तो इन तीनों चीजों पर निर्भर करती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन घुमाने का काम करता है, ठीक है ना, ये समझ गए। तो ये आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहो, जो लिखना चाहो mgh हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक टॉपिक इसमें आता है आपका ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, ग्रेविटी चैप्टर में केपलर्स का ग्रहों का नियम पूछता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम समझ लेते हैं, बस एक ओवरव्यू देख लेंगे, आपको याद रहे, पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, यानी मान लो अगर ये सन है, तो इसके चारों तरफ ना इस तरह से सर्कुलर नहीं, सर्कल तो ऐसा होता है, रेडियस बराबर होती है, दीर्घ वृत्त के फॉर्म में ये घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे मूव करते हैं। जैसे ये हो गया, अब मैं इसको अगर आपको मूव करा करके दिखाऊं, रुक जाइए, आपको मैं थोड़ा सा इसको मूव करा करके दिखाता हूं। ये देखिए इस तरीके से ये मूव करते हैं, ऐसे ऐसे ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि केपलर के ग्रहों का नियम हो गया, सूर्य दीर्घवृत्ताकार में घूमता है, ये पहला नियम हो गया, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, सूर्य के निकटतम और दूरस्थ बिंदुओं पर ग्रह की गति अलग अलग होती है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मान लो ये यहां पर है, अभी यहां पे कुछ स्पीड अलग होगी, जब यहां पर आ जाएगा ये ग्रह तो इसकी स्पीड अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही केपलर का दूसरा नियम होता है कि सूर्य के निकटतम और दूरस्थ बिंदुओं पर ग्रहों की गति अलग अलग होती है। तो दो नियम जान गए आप लोग। चलिए तीसरा नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। कह रहा है ग्रहों की परिक्रमा अवधि और उनकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के बीच का संबंध होता है। एक फार्मूला है, आगे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है आपका, इसमें कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। अब भाई गुरुत्वाकर्षण बल हम पढ़ रहे हैं तो रियल लाइफ में इस्तेमाल क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से इस चीज़ पे विशेष बल दिया जाता है कि क्या है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाने पे ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो इसको समझ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है हमारे। इसमें कह रहा है उपग्रहों की कक्षा निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रॉकेट प्रक्षेपण मतलब रॉकेट को छोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ गए। थ्योरी में अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इतना एनफ कंटेंट है, ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं प्रीवियस ईयर, ताकि आपको मजबूती मिल जाए इस चैप्टर पे और अधिक, ठीक है ना। देखिए यहां अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेब, क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सेब किस कारण से पेड़ से भूमि पर गिरता है। ये तो आप लोग को बच्चों को पता है कि फल नीचे क्यों गिरता है, तो ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बल के वजह से गिरता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही, चुंबकीय फोर्स अलग चीज है, स्थूल वैद्युत बल अलग चीज है, पेशीय बल अलग चीज है, जो हम मसल्स से काम करते हैं वो से बोला जाता है। तो ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब कि अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है,
कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान खाली स्थान होता है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है भूमध्य रेखा और ध्रुवों के पर समान होता है, समान वाला तो ऑप्शन काट दीजिएगा, समान नहीं होता है। कह रहा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है, नहीं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं, ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होता, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है ना। चलिए ये आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहा है दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, दो वस्तु मान लो, एक ये वस्तु है एक ये वस्तु है, ये A है ये B है। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अगर F लग रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी को बदले बिना, ठीक है। अगर बीच की दूरी को हम मान लेते हैं D है, ठीक है ना, इसको बदले बिना कह रहा है बिना आधार, अच्छा बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। इसका मान हमने मान लिया m है, इसका मान लिया m1 है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि दूरी को d ही रखो और इसके मान को आधा कर दो, तो बटा 2 कर देते हैं, ये भी बटा 2 कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ये F इक्वल टू होता है, आपको पता होना चाहिए कि G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो d से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है ना, ये तो फिक्स है, ये तो d ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने m1 को m1 बटा 2 आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, तो जो अब आपका f आ जाएगा तो G m1 m2 बटा 2 ये आ जाएगा, और बीच की दूरी d स्क्वायर तो रहेगी ही। कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो G m1 m2 बटा 2 दूनी 4 d स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, तो 4d स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने ओरिजिनल वाले से 1/4 तो हुआ, 1/4 को तो बाहर भी ले सकते हैं हम, तो 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा F/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये कैपिटल G की बात कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है कि बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू कथन है, मतलब 4-5 कथन दे रखे हैं, ये पढ़ते हैं हम क्या दे रखा है। कह रहा है कि यदि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच एक सार्वभौमिक बल है, यह बल थोड़ी होता है, ये तो एक कांस्टेंट है, यही तो फार्मूला बताया, F इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर या d स्क्वायर होता है। तो ये कोई बल थोड़ी ना है, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये बल को नहीं निरूपित करता। कह रहा है यह एक आयामी स्थिरांक है, इसका कोई आयाम नहीं होता है, इसका मतलब डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन चैप्टर आप लोगों को 11th-12th में पढ़ने को मिलता है, वहां वो पूछता है, अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा वीमा निकालने के लिए, तो ये वीमा लेस होता है। अच्छा, यह एक आयामहीन स्थिरांक है, कौन सा कथन सत्य, नहीं इसका आयाम होता है, जब इसको इधर लेके आओगे इन चीजों का तो ये आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। तो आयाम होता है इसका, मैं कुछ और चला गया था, ये हो गया। कह रहा है यह उन द्रव्यमानों पर निर्भर करता है जो परस्परिक क्रिया करते। अच्छा बताओ, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम बताया था कि जी जो है स्वतंत्र एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो ये किसी पे डिपेंड ही नहीं है, ये फ्री है, इसका मान फिक्स हो चुका है। तो ये भी तो गलत हो गया, कह रहा है डिपेंड करता है। तो एक ही ऑप्शन बचा कि यह उस माध्यम के प्रकार पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव्यमान रखे जाते हैं, तो ये किसी पे निर्भर नहीं करता, ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुना बढ़ जाती है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुना बढ़ जाती है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। मैंने आपको यह सिखाया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो अगर ये कह रहे हैं कि दूरी 2 गुना हो जाती है, मतलब d को 2d कर दो, तो 1/2d का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4d स्क्वायर हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब F जो है, जब अगर कोई चीज नीचे डिनोमिनेटर की चीज बढ़ती है तो मान घटता है, ओवरऑल मान क्या होता है, घटता है। हर अगर बड़ा है तो पूरा जो आंसर आता है वो छोटा आता है, घटने के फॉर्म में आता है। तो इसका ये तात्पर्य निकला कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 1/4 हो जाएगा, अगर आप दूरी को 2 गुना करोगे तो 1/4 से घट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 गुना कम होगा, ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मैं टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। आप यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं तो हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे अच्छे से। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा बनता है। बताओ हमारे चारों तरफ एयर गैसेज जो है वो सारी चीजें क्यों अड़ी हुई हैं? तो भाई ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से अड़ी हुई है, सिंपल सी बात है। ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने इन्हें जकड़ रखा है, ठीक है ना। हवाओं की वजह से नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बादल नहीं है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आपसे पृथ्वी के केंद्र में एक पिंड का भार होता है। केंद्र पर अगर हम बात करते हैं तो जी का मान जो होता है वो शून्य होने की वजह से भार भी mg होता है ना। किसी वस्तु का जो भार होता है वो m इंटू जी होता है। और आपको पता है सेंटर पर जी का मान शून्य होता है, पृथ्वी की सतह के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो जब ये शून्य हो गया तो ओवरऑल मास भी शून्य हो गया। ये सिंपल सी आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का भार वायु में 10 न्यूटन होता है, ठीक है ना। कह रहा है एक वस्तु का भार वायु में 10 न्यूटन होता है। जब किसी द्रव में पूर्णतया डुबोया जाता है, जब इसे किसी द्रव में पूर्णतया डुबोया जाता है तो उसका भार घट करके 8 न्यूटन हो जाता है। तो वस्तु द्वारा विस्थापित भार क्या होगा? तो जो विस्थापित भार होगा, जो जल उसने डिस्प्लेस किया है उसी के बराबर होता है। तो कितना डिस्प्लेस, जो सोचो उसका भार 10 न्यूटन था, अब वो फील कर रहा है 8 न्यूटन का। इसका मतलब हटा कितना? केवल 2 न्यूटन ही तो हटा। अब ये जो भार कम फील हो रहा है ना, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर ही होता है। तो वही पूछा कितना विस्थापित द्रव किया होगा, तो भैया 2 न्यूटन ही किया होगा। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अलग से भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, ये आप भी आंसर कर सकते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 150 न्यूटन है। कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो वजन है कितना है, वेट है 150 न्यूटन है। चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? मैंने बताया था ना, जैसे मेरा वजन 60 किलो है तो चांद पे 1/6 हो जाएगा। तो आप इसका भी 1/6 कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये आ गया 25 आ जाएगा आपका आंसर, 25 न्यूटन। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। तो बताइए स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके कारण होती है? ये mgh के कारण होती है। इसका मतलब मास भी होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी होगा और हाइट भी होगी। वस्तु का द्रव्यमान भी होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई भी होगी। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा, सभी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी हटा, एक एक आंसर नहीं करेंगे तो हम ऑल वाला आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, समझ गए। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोग यहां तक वीडियो पे आ ही गए हैं तो चैनल को 1 सेकंड रोक करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है, ताकि मैं इस सीरीज को 55 दिन की सीरीज है, लगभग आज 10 क्लास हो गई है, आप लोगों को अच्छे से सब कुछ सिखा सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। एक सेब जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सेब पृथ्वी को समान और विपरीत बल से आकर्षित करता है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के सेब की ओर नहीं बढ़ने का क्या कारण है? तो अच्छा सोचो, हमने ये जाना ये बड़ी सी पृथ्वी है, ये छोटा सा सेब है। तो अगर हमने कहा कि भाई सेब भी अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि पृथ्वी चली जाए सेब के पास? सेब ही हमेशा नीचे क्यों गिर रहा है? पृथ्वी उठ करके चली जाए सेब के पास, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये। तो ऐसा क्यों नहीं संभव है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई जो पृथ्वी का मास है ये बहुत ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के गुणनफल के। तो जब ये ज्यादा है तो एक छोटी चीज कैसे खींच लेगा, ठीक है ना। तो सबसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, इस वजह से सेब उसको नहीं खींच पाता है, बल्कि पृथ्वी सेब को खींच लेती है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक द्रव्यमान m के 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, ठीक है ना, जो दूरी r द्वारा अलग किए जाते हैं। प्रत्येक द्रव्यमान 2m के दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा जो 2r की दूरी पर अलग किए जाते हैं? सिंपल सी बात है। पहले ये कह रहे हैं कि 2 पिंड है,
इसका मास m है, इसका भी मास m है, इनके बीच की दूरी r है। तो इस कंडीशन में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, m1 m2, या तो m इंटू एम कर देते हैं क्योंकि m समान दे रखा है, तो m इंटू एम बटा आर स्क्वायर लग रहा था, ये कह रहे थे। कह रहे हैं कि अब अगले स्टेज में क्या करो, मास को बड़ा कर दो, इनके बीच की दूरी 2r कर दो और इसको 2m कर दो, इसको भी 2m कर दो। तो अब जो फोर्स लगेगा यहां पे ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1 इंटू 2m इंटू 2m, ये दोनों मास आ जाएंगे और बीच में आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 4 हो गया, 2 2 जा 4, ये कट गया, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा m बटा आर स्क्वायर। तो जो पहले f था वही अब भी है। तो यही वो पूछ रहा है कि अगर आप दूरी को भी उतना ही बढ़ा दिए, मास को भी दुगना कर दिए, तो कह रहा है अब गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, f था तो f ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सारा कुछ कट जाता है ऊपर नीचे, केवल वही बच जाता है। सिंपल सा हो गया, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी में एक फोटोग्राफ लगाया था जिसमें एक बच्चा जो है रस्सी से बांध करके यूं यूं घुमा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे एक देखा होगा आपने, एक बालक खड़ा था, उसने अपने हाथ में एक रस्सी बांध करके एक पत्थर को चारों तरफ अपने घुमा रहा था। तो ये पत्थर क्यों बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि इस पर ना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था जिसको कि अभिकेंद्र बल लग रहा है केंद्र की तरफ। देखिए अगर ये है, इसके चारों तरफ आप लोगों ने बचपन में रस्सी इस तरह से बांध के घुमाया होगा, तो ये अड़ी क्यों रहती है, तो ये लगता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसको कि अभिकेंद्र बल बोलते हैं, यही चीज होती है, ठीक है ना। कह रहे थे पृथ्वी भी, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है, पृथ्वी चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमती रहती, भागती नहीं, क्यों, क्योंकि उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र का मतलब बाहर होता नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, अभिकेंद्र बल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगर सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज़ लास्ट में 2 शब्द जरूर लिख के जाया करो। मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं मांगता और इतने बढ़िया कंटेंट देता हूँ, आप किसी के पेड क्लास में भी जाके देखना, ये नोट्स वगैरह बनाने में ही काफ़ी मेहनत हो जाती है, ठीक है ना। तो और मैंने तो ये भी सोचा कि 1-2 दिन के अंदर आपको ये सारे, अभी 10 चैप्टर हुए, 10 के 10 टेलीग्राम पे आप लोगों को नोट्स, ये जो स्क्रीन पे है, ये सारा कुछ आप लोगों को PDF बना करके सेंड कर दूंगा। लेकिन थोड़ा आप लोग मोटिवेशन बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी। देखिए अगला कह रहा है कि क्या कारण है कि स्मॉल g, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है तो ये इस वजह से होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बढ़ती जाती है। अच्छा एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें थोड़ा सा कुछ, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए ये कह रहा है कि क्या कारण है कि स्मॉल g यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है। तो ध्रुवों पर अधिक होती है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था और आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। और आगे मैं ये अगला कौन सी क्लास एनसीईआरटी की आएगी वो आप लोग देख लीजिएगा, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी आएगी, जो कि 11th नंबर की क्लास होगी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, एक एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा। देखिए आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार एटलीस्ट मेरे कहने पे डिटेल में समझ लो। एक बार अगर आपने समझ लिया, यकीन मानिए किसी का भी प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के क्वेश्चन देख लेना, सब कुछ यहीं से पूछा जाता है बस। लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहेंगे ना, तो जितने कम टाइम में आप लोगों को इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको काफ़ी लेंदी लगेंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का लाभ उठाइए और अपने 1-2 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ठंड ज़्यादा है, बचा के रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।